So hello everyone, good evening to all and very happy new year to all. I wish this year will be very fruitful for you and today we are going to discuss about the pH. इससे पहले हम 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट के 3 लेक्चर्स हम कर चुके थे, जिसमें इंडिकेटर्स एंड एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके थे। अगर वो सारे लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स, दैट इज़ पीएच। ठीक है, तो पीएच के बारे में हमने जो अब तक थोड़ा बहुत इसी लेक्चर में आपका जो है इसी चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट में हमने सीखा है वो क्या है कि हम अब तक ये जान पाए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है हमारे पास H2। इस कंपाउंड के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। तो इस लेक्चर में या इस चैप्टर में, ठीक है, हम एसिड बेस क्या होते हैं, उनकी पीएच हम कैसे निकालेंगे, पीएच क्या होती है, ये सब हम करने वाले हैं। और सिंपल से अपना स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखिए H2O के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसमें 2 तरह के आयन्स होते हैं। इसी चैप्टर में हमने पढ़ा, दैट इज़ H+ आयन एंड OH- आयन, ये हम जानते हैं। तो हम ये कहेंगे कि H2O कंटेन द 2 टाइप्स ऑफ द आयन्स, दैट इज़ H+ आयन एंड OH- आयन। इतना हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करके अपना कह सकते हैं कि H2O आपका, ये भी हमें पता है कि H2O न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल क्यों होता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे H2O हैव इक्वल कंसंट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है इक्वल कंसंट्रेशन CON, और ऊपर आपका जो है इसको शॉर्ट में हमने लिखा है कंसंट्रेशन को, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन, ठीक है। क्योंकि H+ आपका कटायन है तो हम पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर लगा रहे हैं, OH- आयन यानी कि अनायन है तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। तो इसमें एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, और दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो H2O में इक्वल होती है। इसलिए इट नीदर भी एसिडिक एंड नॉर भी बेसिक, यानी कि आपका ये ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है, बिकॉज इसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन OH- की इक्वल होती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन है उसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट इस टाइप से, दिस इज द कंसंट्रेशन। उसको कंसंट्रेशन को स्क्वायर टाइप में हम दिखाते हैं, स्क्वायर टाइप का जो बॉक्स है उस टाइप में हम दिखाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, ठीक है। और इसीलिए आपका क्या है, इट इज न्यूट्रल, यानी कि नीदर भी एसिडिक नॉर भी बेसिक, ये ना तो एसिडिक हो सकता एंड ना बेसिक हो सकता, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन OH- आयन इक्वल है, इसलिए न्यूट्रल होगा। इतना हमें H2O के बारे में पहले से भी थोड़ा बहुत पता था और उसके बारे में हमने और सीख लिया। अब इससे रिलेट करते हुए हम चलते हैं कि आपका यहाँ तक तो हमने देख लिया, तो हम ये कह सकते हैं फिर एसिडिक किसको कहेंगे, हम एसिडिक किसको कह रहे हैं, which have excess H+ ion concentration, right, which have excess of H+ ion concentration, they are acidic। वो सब्सटेंस एसिडिक होंगे जिसमें H+ ion concentration एक्सेस में प्रेजेंट होगा, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो बेसिक किसको कहेंगे, what about the basic substance which have एक्सेस, यहाँ पे भी आप एक्सेस लिख लोगे, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, यानी कि जिसमें OH- आयन की कंसंट्रेशन एक्सेस में होगी वो आपका बेसिक होगा। अब हमें समझ में आ गया कि वाटर आपका न्यूट्रल है क्योंकि उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन एंड OH- कंसंट्रेशन इक्वल है, और अगर किसी सब्सटेंस में H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक्सेस में होगी, तो वो एसिडिक होगा, और जिसमें OH- आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक्सेस में होगी, वो आपका बेसिक होगा। इतना हमें समझ आ गया। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि आपका जो है 1909 में,
ठीक है। सोरेनसन आपके एक साइंटिस्ट होते थे। ही डिवाइज ए स्केल called as pH scale, ठीक है। उन्होंने एक स्केल को डिवाइस किया जिसका नाम था pH स्केल। अब यहाँ P एंड H दो वर्ड हमारे पास है, जहाँ पे P आपका क्या है, जर्मन में P फॉर पावर, मतलब हम ये कह सकते हैं जर्मन वर्ड है ये एक, एंड P4 उसका मतलब है पोटेंज, उसको बोलते हैं वैसे पोटेंज एंड पोटेंज मीन्स होता है पावर, यानी कि किसी की पावर को शो करना, पावर, ठीक है। एंड H4 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो सोरेनसन ने 1909 में जब एक स्केल को डिवाइस किया, उसका नाम पीएच स्केल था। पी आपका जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पोटेंज मीन्स पावर, ठीक है। एच आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और उसने ये जो डिवाइस बनाया वो किसके बेस पे था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे, यानी कि इस डिवाइस को किस बेस पे बनाया गया था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की अगर पीएच हमें देखनी है तो बेस कौन होगा, आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम ये कहेंगे दिस स्केल बेस्ड ऑन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन पे ही ये बेस था, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। इसके बाद दिस स्केल पीएच स्केल पे की हम बात कर ले। पहले हम इसका जो है पीएच स्केल की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, क्या उसके बारे में इसने कहा। तो हम कहेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ acids or bases on a scale of numbers is called pH scale, it means इस स्केल में नंबर थे कहाँ से कहाँ तक, it contains 0 to 14 numbers, 0 to 14 नंबर्स। तो उसने कहा कि 0 से 14 नंबर तक हम किसी भी सब्सटेंस के पीएच को हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो किस तरह से उसने स्केल को बताया कि 0 से 14 जो नंबर है, तो उसने बताया कि 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आपका जो 0 है, 0, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5 एंड 6, 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसने बताया कि आपका जो है 7 से अगर नीचे आपका बिलो 7 अगर पीएच है किसी सब्सटेंस की तो वो एसिडिक होगा, ठीक है। बिलो 7, तो बिलो 7 आपका क्या आ गया, 0 पे भी एसिडिक है, 1 पे भी एसिडिक है, 2 पे भी एसिडिक, 3 पे भी एसिडिक है, 4 पे भी एसिडिक है, 5 पे भी एसिडिक है और 6 पे भी वो सब्सटेंस एसिडिक है। 7 पे आके वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर किसी सब्सटेंस के पीएच 7 है तो वो आपका न्यूट्रल होगा, यानी कि उसमें आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन आपकी इक्वल होगी। उसके बाद 8 पे आपके जो आपका अबोव देन 7 है, अगर पीएच अबोव देन 7 है तो आपका बेसिक हो जाएगा। तो 8 पे जाके आपका पीएच अगर 8 है तो वो बेसिक सब्सटेंस, 9 पे भी बेसिक, 10 पे भी बेसिक, 11, 12, 13, 14 सब पे आपका बेसिक है, ठीक है। अब उसने थोड़ा बहुत बताया कि 0, 1, 2, 3 जो है ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एसिड तो हैं बट ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जहाँ पे पीएच आपकी 0, 1, 2 और 3 है। 4, 5, 6 ये जो है ये आपके वीक एसिड है। बस इतना ही वो नंबर के साथ पीएच और स्ट्रॉन्ग वीक बता पाए, बट कैसे
मतलब हम किसी सब्सटेंस को ब्लू लिटमस से किसी भी इंडिकेटर से देख रहे हैं और उसका आपका जो है जैसा भी कलर हमने इंडिकेटर्स में पढ़ा था वैसा आ गया, तो हम कैसे पता करेंगे कि आपका वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो ये नहीं बता पाया। ठीक है, तो उसने बताया कि 0, 1, 2, 3 अगर पीएच है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 4, 5, 6 अगर है तो वीक एसिड होगा, उसके बाद 7 पे न्यूट्रल, 8, 9, 10 अगर आपका पीएच है तो आपके ये जो 8, 9, 10 अगर पीएच है तो यहाँ पे आपका हम कहेंगे ये वीक बेस है, वीक बेसिस। और अगर पीएच 11, 12, 13, 14 है तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब जैसे न्यूट्रल का तो एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वाटर आपका न्यूट्रल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, HCl है, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है एसिटिक एसिड है, CH3COOH, एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है। वीक बेस की अगर हम बात करें तो NH4OH, ये सब आएगा इसी में। NH4OH आपका वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो NaOH, KOH, NaOH है, KOH है, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो आपका जो पीएच स्केल पे हम ये बता सकते हैं कि आपका एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल कौन है। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होगा वो कंफर्म इस स्केल से नहीं हो पाता। तो कॉमन इंडिकेटर्स हमें ये नहीं बता पाते कि कौन आपका जो है वीक एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ उनकी नहीं बता पाता। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है ये कंफर्म करना, और आपका जो वीक एसिड है CH3COH एसिटिक एसिड वीक एसिड क्यों है, ये किस तरह से हम पता लगाएंगे कि आपका ये वीक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम कहेंगे उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है, एक डाई का मिक्सचर होता है विच गिव द डिफरेंट कलर डिफरेंट पीएच, यानी कि इसी पीएच स्केल का यूज़ करके और यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक आपका कलर का चार्ट आता है। उस जो भी कलर हमने कोई भी आपका सब्सटेंस लिया और अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर के ड्रॉप्स उसके ऊपर अप्लाई किए और जैसा भी कलर आएगा उस चार्ट से हम मैच करेंगे कि इसकी पीएच कितनी है और ऐसा कलर आया तो ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उससे हम इजीली पता कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो इतना हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हम कहेंगे कि कॉमन indicators cannot tell us the relative strength of acid and base. Relative strength of acid and base. For this we can use a special type of indicator called universal indicator, ठीक है, क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर it is a mixture of many different indicators और डाई भी हम कह सकते हैं which give different color at different pH, which give different color at different pH on entire pH scale, यानी कि उसी pH स्केल पे 0 से 14 पर आपका डिफरेंट कलर देगा वो, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन आपका वीक एसिड है।
तो ये आपने देख लिया। आप एक बार डेफिनेशन यूनिवर्सल इंडिकेटर की देख ली आपने। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाई विच गिव द डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट पीएच ऑन द एंटायर पीएच स्केल। ठीक है, इसका हम यूज़ करके पता लगा सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो किस तरह से उसने बताया, जो आपका कलर चार्ट है, कलर चार्ट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, कलर चार्ट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, कौन कौन से कलर उसमें थे, किस तरह से हम बताएंगे। 0 1 2 3 4। आपका अगर डार्क रेड कलर आता है तो उसकी पीएच 0 हम मानेंगे, और वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, डार्क रेड कलर, देन आपका रेड, सिंपल रेड, फिर आपका रेड, और यहाँ आके हम कह सकते हैं ऑरेंज रेड, यानी कि रेड तो है लेकिन अब देखो रेड आपका जो है बिल्कुल डार्क रेड से रेड, फिर ऑरेंज इसमें आता है, फिर उसके बाद येलोइश बन जाता है। इस तरह से कलर जो है हल्के स्लाइट होते चले जाते हैं। तो बिल्कुल डिफरेंट जरा सा इनके अंदर ये कह सकते हैं बिल्कुल माइन्यूट इनके अंदर डिफरेंस है। जो चार्ट पे हमें कलर चार्ट हम देखते हैं उनमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो हमें पहचानना होता है। देन आपका ये यहाँ पे हम कहेंगे येलो। ठीक है, ऑरेंज रेड, और ये आपका ऑरेंज ही हम इसको कहेंगे। तो आप ध्यान रख लोगे कि आपका डार्क रेड 0 पे, ऑरेंज 4 पे, देन आपका 5 6 7, ये आपका न्यूट्रल होता है ग्रीन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे, ये कलर आपका ग्रीन होता है। देन 8। अब जैसे आपका ऑरेंज से हम जाएंगे तो आपका ऑरेंज येलो हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑरेंज तो था ही, ऑरेंज के साथ येलो भी आ रहा है, यानी कि आपका येलोइश होने लग गया वो। अब यहाँ पे ये ग्रीनिश है तो ग्रीनिश येलो, हल्की ग्रीनिश की भी इसमें जो है दिखाई देगा, ग्रीनिश येलो। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन है, उस ग्रीन के बाद आपका ब्लूइश आ जाएगा, तो ग्रीनिश ब्लू हम 8 पे कह सकते हैं, ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, ब्लूइश भी रहेगा। और आपका उसके बाद 9 पे हम कहेंगे 9 10 11 12। तो 9 पे हम कह सकते हैं, ठीक है, 9 पे आपका जो ग्रीनिश ब्लू था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा ब्लू। उसके बाद 10 पे नेवी ब्लू, थोड़ा डार्क हो जाएगा जिसको हम नेवी ब्लू कह सकते हैं। उसके बाद आपका पर्पल, उसके बाद आपका डार्क पर्पल पे आ जाएगा, डार्क पर्पल 12 पे। ठीक है, एंड मैं इधर लिख रही हूँ 13 का, 13 एंड 14, यहाँ पे आपका वॉयलेट, एंड ये आपका हो जाएगा डार्क वॉयलेट, डार्क वॉयलेट। तो आप देख रहे हो आपका 0 आपको याद रखना है सिर्फ 14 का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और डार्क रेड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एंड ग्रीन आपका जो है ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका डार्क रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो एंड ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, आपका नेवी ब्लू, पर्पल एंड वॉयलेट, इस तरह से ये चार्ट आपका चलता है। और उसी से हमें माइन्यूट डिफरेंस इनमें होता है, वहाँ से हमें पता लग जाता है कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रल आपका होगा तो ग्रीन कलर देगा। ठीक है, उसके आसपास अगर पीएच है तो ग्रीन की जगह ग्रीनिश येलो, आपका अगर 6 पे है तो ग्रीन येलो हम कह सकते हैं, ग्रीनिश ब्लू अगर आपका 8 पे है। तो इस तरह से आपका जो है वेरी करता है ये चार्ट। तो ये चार्ट जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर चार्ट का है, जिससे हम मैच कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि हाउ द स्ट्रॉन्ग इज एसिड एंड हाउ द स्ट्रॉन्ग इज बेस। ठीक है, उसके बाद ये हमने देख लिया, ये सारा हमारे पास आ गया।
देन इतना हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का यहाँ तक हमें पता चल गया। देन अपना जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम चलते हैं अपनी बुक पे, वहाँ मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कहाँ तक हमने कर लिया था। ये देखिए, ये क्वेश्चंस हम इंटेक्स क्वेश्चंस ले चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस भी हम कर चुके थे, एंड यहाँ हम आगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशंस ये हम कर रहे थे। तो यहाँ देखिए आपका जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पीएच का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसमें आपका पूरा आपको दिया हुआ है, तो आप इसमें से अपने पॉइंट्स में यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट concentration of the hydrogen ion in a solutions. A scale measuring by hydrogen ion concentration solution called pH scale has been developed and the P ये सारा आपका हो गया। पोटेंस ये जर्मन वर्ड है, मीन्स पावर, ठीक है। ये सब हमने कर लिया। आगे देखते हैं, ये देखो आपको पूरा दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे बेस है, तो यहाँ जैसे ही आपका जो है एसिडिक, ठीक है। अब ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एसिडिक नेचर है तो H+ आयन कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा होगी। ये भी आपको पता है कि H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, एक्सेस में H+ आयन कंसंट्रेशन है। बट आपका जो pH है उसको आप ध्यान रखोगे कि आपका जो pH है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपका इन्वर्स में होती है हमेशा, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखोगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर H+ आयन, ठीक है, मोर एसिडिक सॉल्यूशन विल बी, मोर एसिडिक सॉल्यूशन विल बी एंड लोअर इट्स pH, लोअर इट्स pH, यानी कि उसकी pH हमेशा कम होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो pH क्या है, लो है, ठीक है। यानी कि 0, देखो यहाँ आप जाओगे तो 0 पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो जिस तरह से H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है आपकी लेफ्ट के अंदर, तो आपका हम यहाँ कहेंगे H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट pH आपका क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो जितना कम pH उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ही H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो हम ये कहेंगे H+ आयन कंसंट्रेशन pH हमेशा इनवर्स में होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा एसिडिक, बट pH उतना ही लो। 7 पे आपका न्यूट्रल आ गया, ठीक है। वाटर हमारा एग्जाम्पल इसका बेसिक। अब जितना इधर जाएंगे तो OH- आयन कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ हम ये कह सकते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। लेकिन इस हम जो pH स्केल है वो यूज H+ आयन कंसंट्रेशन के बेस पे ही कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक कौन होगा, जिसकी H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगी वो आपका बेसिक होगा। तो चाहिए आपको उसको OH- कंसंट्रेशन बढ़ गई ऐसे कह सकते हो, लेकिन pH के अगर pH को हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम H+ आयन कंसंट्रेशन के बेस पे ही करेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसलिए वो बेसिक नेचर में है। तो यहाँ इधर जाओगे तो डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसीलिए वो बेसिक है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो आप, ये एक्टिविटी हम एक बार कर लेते हैं। एक्टिविटी 2.11 जो है वो ये कहना चाह रहा है कि आप ये जो टेबल है, टेस्ट द pH वैल्यू इन द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो देखो यहाँ कलर ऑफ द pH पेपर, अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस हमें दिया हुआ है। तो ये कुछ सब्सटेंसेज हैं, इनका हम देख लेते हैं। pH कलर चार्ट पे क्या उनका कलर आएगा, अप्रोक्सीमेट pH उनकी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइवा बिफोर मील। देखो बिफोर मील जो स्लाइवा होता है, जब तक हमने कुछ खाया नहीं है, वो स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक होता है, तो उसकी pH वेरी करती है हमेशा 6.8 टू 7.4 तक, ठीक है। तो यहाँ हम इनका जो है देख लेते हैं। आपका जो स्लाइवा बिफोर मील है उसका जो कलर ऑफ द pH, पहले हम pH लिख देते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे 6 टू 6.8, 6.8 टू 7.4, 6.8 टू 7.4 इसकी जो है वो होती है, और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन ही होता है, ठीक है।
समथिंग न्यूट्रल हम कह सकते हैं, स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक यानी कि न्यूट्रल टाइप में आ गया। तो इसका कलर जो है सलाइवा का जो चार्ट पे कलर आता है वो आपका ग्रीन ही आता है। तो वेरी करती है ये पीएच। एंड नेचर आपका जो है सब्सटेंस का हो जाएगा स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक। तो वो न्यूट्रल से होती हुई जाती है, तो न्यूट्रल आपका ग्रीन कलर ये शो करता है। स्लाइवा आफ्टर मील, जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो आपका जो स्लाइवा है वो एसिडिक फॉर्म में आ जाता है, यानी कि पीएच थोड़ा लो हो जाती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि आफ्टर मील हम कहेंगे कि इसका जो पीएच है वो 5.8 होती है और वो आपका एसिडिक होता है। तो कलर उसका आ जाएगा येलो ग्रीन। हम 5.86 के आसपास है तो येलो ग्रीन हम कह सकते हैं, येलो ग्रीन। ठीक है। लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, ये सब आपके एसिडिक होते हैं। ठीक है। और इसकी पीएच हमेशा 2.2 आती है, एसिडिक होता है। ठीक है। और कलर इसका चार्ट के ऊपर कलर आपका ऑरेंज आएगा। ठीक है, ऑरेंज आएगा आपका, डार्क रेड नहीं होगा, हल्का जो है रेड भी नहीं, आपका ऑरेंजिश टाइप आएगा। एसिडिक ही होता है बट ऑरेंज। लेमन जूस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। जो भी एडिबल एसिड होते हैं लेमन में, ऑरेंज में, वो सब वीक एसिड होते हैं जो एडिबल, जो हम खा सकते हैं। वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होते, डेंजरस नहीं होते। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल से बने हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल से जो बने हैं। और जो एडिबल है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड वगैरह है, ये आपका जो है वीक एसिड्स होते हैं, तो उनका जो कलर है आपका ऑरेंज आएगा। बट पीएच उसके 2.2 के आसपास अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। उसके बाद आपका जो है कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, जो भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उनका अगर हम कहें तो वो होते तो एसिडिक ही हैं और उनकी जो पीएच आती है वो आपकी 4 होती है। ठीक है, एसिडिक ही होते हैं, पीएच उनकी 4 होती है। और इसमें जो है कलर आपका आ जाएगा येलो। ठीक है, ये ऑरेंज येलो जो है इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, तो यहाँ हम इसको फिल कर लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद कैरेट जूस जो है, इसकी पीएच हमेशा आपका जो है ये बिल्कुल एसिडिक होता है बट लाइट एसिडिक है, तो येलो ग्रीन हम यहाँ कह सकते हैं। इसका जो कलर आएगा वो येलो ग्रीन और जो पीएच होती है वो 6 होती है। उसके बाद कॉफ़ी जो है वो आपका कॉफ़ी स्लाइट एसिडिक ही होती है एंड इसका जो है 4.5 इसकी लगभग पीएच होती है। येलो सी हम इसको कहेंगे, येलो ही होती है। उसके बाद टोमेटो जूस, ये भी लाइट एसिडिक है, यानी कि माइल्ड इसको एसिड हम बोल सकते हैं, वीक एसिड। 4.3 इसकी जो है पीएच होती है अप्रोक्सीमेट, और ये एसिडिक होता है और येलो ही हम इसको कहेंगे। उसके बाद टैप वाटर है, देखो उसके अंदर कुछ साल्ट्स, मिनरल्स, कुछ कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये वेरी करता है, यानी कि आपका जो है न्यूट्रल ना भी दिखाए, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सब वेरी करेगा। तो यहाँ जो इसका कहेंगे कलर जो आता है ग्रीन ही आता है चार्ट पे, बट इसकी पीएच वेरी करती है 6 to 8.5, यानी कि टैप वाटर जो है वो प्योर वाटर नहीं होता, तो वेरी करती है उसकी पीएच। कलर उसका ग्रीन चार्ट पे ही दिखाएंगे हम, बट ये आपका जो है वेरीड करती है टैप वाटर। ठीक है, क्योंकि उसमें माइन्यूट आपके जो है इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है, जिससे आपका जो है पीएच वेरी करती है। 1 मोलर NaOH, ये आपका जो NaOH है ये आपका डार्क वॉयलेट आप कह सकते हो, डार्क ब्लू। ठीक है, ये आपका इसकी जो पीएच है वो 14 होती है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। 1 मोलर HCl डार्क रेड, और इसकी पीएच 0 होती है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये टेबल हमने फिल कर ली। ठीक है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पीएच के, एंड कलर आपका चार्ट पे अप्रोक्सीमेट, जो कलर्स में माइन्यूट डिफरेंस होता है वो हमें पता होना चाहिए कि किसका कितना आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया चार्ट। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स हमें और भी दिए हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखो चार्ट आपको दे दिया, यहाँ आप बिल्कुल जो है ये देखिए,
ये देखो 0 पे डार्क रेड है, उसके बाद ये देखो स्लाइट ऑरेंज, 2.2 पे ऑरेंजिश रेडिश दिखेगा, तो उसको हमने ऑरेंज लिखा है, तो आप उसको जो है ऑरेंज रेड भी लिख सकते हो, ऑरेंज रेड भी लिख सकते हो, बट इसको मैंने ऑरेंज लिख दिया। आप उसको ऑरेंज रेड में भी दिखा दो, बट ऑरेंजिश ही होता है, वो दिखता ऐसा ही है। ऑरेंज रेड भी लिख सकते हो इसको, लेमन जूस को, क्योंकि उसकी पीएच जो है 2.2 है, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो हमें अप्रोक्सीमेट बताना था। यहाँ देखिए गैस्ट्रिक जूस, अब कुछ और है वो हम देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस देखिए, गैस्ट्रिक जूस वो है जो हमारे स्टमक में जो है HCl प्रोड्यूस होता है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, यानी कि फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। बट कई बार क्या है कि जो है ये HCl की जो अमाउंट है स्टमक से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है। उसका कारण होता है, वन ऑफ द रीज़न इज़ ओवर हीटिंग, ठीक है, और उससे इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी, जो पेन और हल्का फुल्का पेन हमें महसूस होता है, ठीक है, स्टमक में, या फिर जो है इरिटेशन हमें महसूस होती है, फील होती है। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो है गैस्ट्रिक जूस है उसकी जो पीएच होती है वो आपका नॉर्मल 1.2 उसकी पीएच होती है, ठीक है, HCl। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हम इसको कहेंगे। 2.2 आपका लेमन जूस की, अभी मैंने बताया। प्योर वाटर आपका जो है, प्योर वाटर की जो है वो 7, एंड ब्लड की जो पॉइंट है, ब्लड की जो पीएच है वो 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये माइल्ड बेस है, यानी कि वीक एसिड हम इसको कह सकते हैं, माइल्ड बेस, वीक बेस है ये, ठीक है, माइल्ड बेस है, और इसकी जो पीएच है वो 10 होती है, ये वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और इसकी जो पीएच है वो 14 होती है। तो ये सब हमने कर लिया। Next is the strength of acid and base depends on the number of H+ ion concentration and OH- ion produced respectively. If we take hydrochloric acid and the acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce the different amount of H+ ion, hydrogen ion, acid that give the rise to more H+ ion, जहाँ पे which produce acids produce more H+ ion, ठीक है, तो ये more acidic, ठीक है, एंड यहाँ पे हम एसिटिक एसिड कह सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, एंड विच प्रोड्यूस लेस H+ आयन, वो क्या होंगे, वीक एसिड। एग्जाम्पल आपका है एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, और आपका इधर हम कहेंगे विच प्रोड्यूस मोर H+ आयन, दैट इज HCl जो है वो आपका मोर एसिड, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एंड आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड द एसिड दैट गिव द लेस H+ आयन सेड टू बी वीक एसिड्स। उसके बाद देखिए, अब हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है बहुत ही माइन्यूट रेंज के अंदर, बहुत ही नैरो रेंज के अंदर, दैट इज़ हम कह सकते हैं 6 to आपका जो है 7 to 7.4। हमारी जो बॉडी वर्क करती है 7 to 7.4 नैरो रेंज में काम करती है। अगर पीएच ऊपर या नीचे हुई तो कोई ना कोई जो है हमारे साथ कुछ ना कुछ आपका बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, या फिर किसी तरह से हमें कोई भी लगता है कि कुछ बॉडी जो है ठीक काम नहीं कर रही है, तो पीएच इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से हो सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो ये हमारी बॉडी देखो वर्क कर रही है 7 to 7.8 आप कह सकते हो, 7.4 में बोल रही थी, दैट इज माइन्यूट रेंज है ये आपका जो है बॉडी वर्क करती है इस रेंज में 7 to 7.8। किसी किसी बुक में आपको 7.4 भी मिलेगा। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच स्केल। व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर, देखो रेन वाटर आपका क्या है कि कई बार बहुत सारे एसिडिक जो है कंपाउंड लाइक CO2 है, एसिडिक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक है, ठीक है। तो आपके जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो वाटर के साथ जब ऐड होते हैं, जब रेन होती है वाटर के साथ वो एसिड्स, पोल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में और वाटर के साथ जब ऐड होता है तो एसिड बना देता है, उसको बोलते हैं हम एसिडिक रेन। और जो एसिड रेन है उसकी पीएच बहुत लो हो जाती है, तभी वो आपका एसिड रेन बनती है। उसकी पीएच जो है 5.6 के आसपास आ जाती है।
तो बिलो दिस पीएच हम ये कहेंगे, इस पीएच पे जब रेन होती है तो एसिड रेन है वो, और कहीं ना कहीं जहाँ पे आपका रेन वाटर गिरा वहाँ पे आपका जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइवल करना, यानी कि उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि एसिड रेन जब हो रही है तो बाद में लेक वाटर में हम देखते हैं फिश बहुत सारी आपकी जो है डाई हो जाती, मर जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट चौक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है चौक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, चौक हम कहें, कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहें, ये सारे बेसिक होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है, सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनको जो है छिड़काव करते हैं हम, उनको स्प्रिंकल्स करते हैं किसके अंदर, लेक वाटर के अंदर, ताकि आपका जो है फिश को बचाया जा सके या अदर एक्वेटिक एनिमल्स को, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बचाया जा सकते हैं एसिड रेन से। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे कि आपका जो है CO2 जो है वो वाटर के साथ मिलती है तब, या SO2 जो है वो वाटर के साथ मिलता है तब। ठीक है, ये दोनों ही आपका, जैसे यहाँ पे आपका H2CO3 और यहाँ पे H2SO4, ठीक है, ये इस तरह के कंपाउंड हमारे पास, ये SO2 SO3 दो तरह के कंपाउंड, दो तरह के ऑक्साइड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका H2SO4 H2SO3 और आपका जो है H2SO3 ये कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह के कंपाउंड आपका बनाता है, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है जो HNO3 बनाता है। तो ये सारे आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनवायरमेंट में। तो ये जो ऑक्साइड है, ये सारे ऑक्साइड आपके एसिडिक ऑक्साइड है जो वाटर के साथ ऐड होके और एसिड बना देते हैं, जिनको हम एसिड बोलते हैं। तो आपका जो है NO2 है, NO3 है, SO2 है, SO3 है, सब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, सब एसिडिक होंगे। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है आपका, सल्फर भी नॉन मेटल है, एंड आपका जो है CO2 है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, ये मैंने आपको बताया था कि मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स एंड जो है हाइड्रोक्साइड्स वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर के। तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं ऑलरेडी, और ये वाटर के साथ ऐड होकर एसिड रेन बना देते हैं। तो हम कहेंगे व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर pH आपकी लेस देन 5.6 इससे नीचे आ गई तो it is called as acid rain, and when acid rain flows into the rivers it lowers the pH of the river water and the survival of aquatic animal in such rivers become difficult, यानी कि आपका जो है aquatic animals का survival difficult हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि acids in other planet, acids in other planets, atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? देखो वीनस होता है आपका शुक्र, ठीक है, वीनस कौन सा प्लेनेट होता है, शुक्र, ठीक है, और ये हम ये कहेंगे ये सेकंड प्लेनेट ऑफ सन हम कह सकते हैं, सेकंड प्लेनेट ऑफ द सन, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये कह सकते हैं CO2, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इस टाइप के जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में वहाँ प्रेजेंट है इस प्लेनेट पे। तो दीज सब्सटेंस मेक इट बिकम सो हॉट, यानी कि मेक इट सो हॉट, और वहाँ पे जो नियर बाय टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस है, जिसपे हम ये कह सकते हैं लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट। वैसे भी आपका इतना एसिडिक वहाँ एनवायरनमेंट है, दिस लोअर्स द pH, ये इतना जो है ज़्यादा pH को लो कर देगा कि उस पर हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। वीनस पे लाइफ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं हो सकती क्योंकि pH वहाँ क्या है, लो pH, लो pH है, और वहाँ पे लाइफ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है व्हाट इज द pH ऑफ द सोइल इन बैकयार्ड।
तो एक एक्टिविटी दे रखी है, 2 ग्राम आप जो है सॉइल लो, टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर उसमें ऐड करो, शेक द कंटेंट एंड फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन टेस्ट ट्यूब, चेक द pH ऑन द फिल्टर this filtrate with the help of the universal paper या indicator. What can you conclude from the ideal soil pH for the growth of the plants in your region? देखो आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। 2 ग्राम जो है सॉइल लेके 5 ml वाटर लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर आप उसको डिजोल्व कर लो अच्छे से और उसको फिल्टर कर लो, यानी कि छान लो। नीचे आपका जो पानी आएगा सॉइल ऊपर रह जाएगी, कुछ कंटेंट्स सॉइल के आएंगे एंड देन वो जो आपका वाटर है फिल्ट्रेट जो है सॉल्यूशन जो है उसको आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के 1-2 ड्रॉप आप डाल के देखोगे तो वो अपना कलर शो करेगा कि एसिडिक है या बेसिक है। तो हम ये कह सकते हैं प्लांट्स के लिए जो एक्चुअल में जो आइडियल सॉयल पीएच है वो 6 to 7 ही होती है। तो अगर आपका ज़्यादा एसिडिक है 0, 1, 2, 3 पे दिखा रहा है, ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें बेसिक चीज़ें हम ऐड करते हैं, दैट इज़ आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हम सब ऐड करते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आपका जो आइडियल सॉयल पीएच है, आइडियल सॉयल पीएच इज़ 6 to 7, यही इसी रेंज में होनी चाहिए। तो अगर आपका सॉयल एसिडिक है तो वी हैव टू ऐड कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम बोलते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो जिसको हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये आप सब सीख के आए हो फर्स्ट चैप्टर में। एंड कैल्शियम कार्बोनेट कोई भी एक इनमें से आप कर सकते हो, चौक के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हो सोइल में, तो उससे जो है एसिडिटी कम हो जाती है और वो आपका एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल टाइप यानी कि 6 to 7 की आपका जो आइडियल सॉइल पीएच है वो हो जाती है। जो एक्सेस में एसिड है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आपकी जो सॉइल है वो हम ये कहें कि आपका ज़्यादा बेसिक है तो वी हैव टू ऐड मैन्योर। ठीक है, जो आपका कंपोस्ट होता है, खाद होता है, ठीक है, वो आपका इट कंटेन द ऑर्गेनिक एसिड्स, नेचुरल एसिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो वो भी आपका एक्सेस बेस को न्यूट्रलाइज करके उसको जो है 6 to 7 की पीएच रेंज में वो आ जाएगा न्यूट्रलाइज की फॉर्म में, और आपका जो आइडियल सॉइल पीएच जो उसको चाहिए उस फॉर्म में वो आ जाएगा। तो अगर ये आप जो है घर पे भी करके देख सकते हो सॉइल वाला। नेक्स्ट कह रहा है आपका पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे स्टमक के अंदर जो है, हमारे स्टमक के अंदर हम ये कह सकते हैं कि HCl जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, जो आपका हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और कभी कभी क्या होता है कि ओवर ईटिंग की वजह से इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हमें इरिटेशन या पेन फील होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए वी यूज़ द एंट एसिड टैबलेट्स। एंट एसिड का मतलब है एंटी एसिड टैबलेट, यानी कि उस एक्सेस में जो एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जब इंडाइजेशन होगा तो एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस होगा स्टमक से, उस एक्सेस एसिड को वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा उसके साथ रिएक्ट करके। तो जो एंट एसिड टैबलेट है विच कंटेन द बेस, वो बेस उनके अंदर प्रेजेंट होता है, माइल्ड बेस, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम कह सकते हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं विच रिएक्ट विद द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन द HCl एंड न्यूट्रलाइज इट एंड गिव द रिलीफ फ्रॉम द पेन या इरिटेशन। तो ये हमारी जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हम एक बार ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए pH in the digestive system. It is very interesting to note that our stomach produce HCl. ठीक है, HCl उसकी pH 1.2 होती है, आपने देख ली थी। helps the digestion of the food without harming the stomach. During the indigestion of the stomach produce the too much acid and this causes the pain and irritation. To get the rid of this pain, people uses the bases called the antacids. उनको हम बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स का मतलब है एंटी एसिड टैबलेट्स, एंटासिड्स। वन ऑफ सच रेमेडी मस्ट हैव सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस अच्छा स्टार्टिंग में इस चैप्टर में दिया हुआ है कि अगर आपको
जो है एसिडिटी हो गई है, तो आप क्या जो है उसमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो उसमें हमारा सोडियम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, वो एंटासिड टैबलेट्स का यानी कि एंटासिड का काम करेगा, वही हम ले सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है चैप्टर में, जब आपका जो है हिस्ट्री टाइप दिया होता है वहाँ पे। एंड दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको बोलते हैं। ये आपका माइल्ड बेसिस होते हैं, ठीक है, माइल्ड बेसिस मतलब वीक बेसिस, इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज। और एक आपका बेकिंग सोडा सॉल्यूशन भी हम बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा पीएच एज द काज ऑफ टूथ डिके। तो देखिए हमारा जो देखो जब भी हम कोई हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो जब भी हम फूड खाते हैं, स्पेशली सुगरी फूड हम खाएं, तो वो बैक्टीरिया है जो शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है और एसिड की फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड टाइप फॉर्मेशन करता है। और अगर वो एसिड जो माउथ के अंदर बन रहा है वो एक्सेस में बन जाए, तो हमारा जो टूथ की इनेमल होती है, यानी कि जो कोटिंग होती है जिसको टूथ इनेमल बोलते हैं, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ठीक है, वो जलता भी नहीं है, बॉडी जब जलती है तब, ठीक है, तो हम ये कहेंगे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बट अगर उसकी पीएच 5.5 से नीचे हो जाए तो इट कोरोड, यानी कि उस पे कोरोड, यानी कि कोरोड वो हो जाती है, टूथ इनेमल कोरोड मतलब वहाँ पे आपका कैविटी बन जाती है, वो इनेमल आपकी ख़त्म होने लगती है और उसको हम टूथ डिके बोलते हैं। तो वो जो कोटिंग है, वो कोटिंग आपका जो है पीएच की वजह से अगर ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टूथपेस्ट है उसमें बेस प्रेजेंट होता है, यानी कि उसकी पीएच लगभग 8 होती है, 8 के आसपास, और उसमें बेस प्रेजेंट होता है, तो वो एक्सेस एसिड के साथ, जो माउथ में एक्सेस एसिड रिलीज हो रहा है उसके साथ जो है रिएक्ट करके एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मेंटेन रखता है, प्रिवेंट रखता है, कैविटीज़ को नहीं होने देता है, इनेमल को कोरोड नहीं होने देता, टूथ डिके नहीं होने देता है। तो इसलिए हमें डेली मतलब ये कहेंगे आपका जब भी आप खाना खाते हो आफ्टर मील हमें ब्रश करना चाहिए, या फिर सुबह शाम ज़रूर, या फिर कोई भी आप सुगरी फूड खाते हो, कुछ भी मीठा आपका खाते हो तो ज़्यादा एसिड बनता है, तो आप बाद में क्लीन वाटर से आपका जो है माउथ आपका एकदम से क्लीन कर लोगे, या फिर आप ब्रश कर लोगे, तो उससे क्या होता है कि माउथ में जो एक्सेस एसिड जो है वो रिलीज नहीं होता और टूथ डिके नहीं होता। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। 5.5 से नीचे अगर आ गई तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। एंड टूथ इनेमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। देखो कैल्शियम फॉस्फेट होता है Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से आपकी जो है टूथ इनेमल बनी होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो देन 5. वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन पीएच अगर 5.5 से नीचे चलेगी है आपका जो है एसिड की जो माउथ में क्रिएट हो रहा है उससे आपका कोरोड हो जाएगी। तो आप समझ जाओ हार्डेस्ट सब्सटेंस को पीएच कितना डिपेंड हमारी बॉडी में कर रही है, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में है उसको भी इफेक्ट वो कर सकता है, कोरोड कर सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया है प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस द एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर एंड द फूड particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating of the food using toothpaste, which are generally basic for cleansing the tooth, can neutralize the excess acid and prevent the tooth decay. तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। तो देखो इसमें आप दो चीज़ें ध्यान रखोगे। देखो एनिमल्स का या बर्ड्स का जो है इंसेक्ट्स का अपना जो है सेल्फ डिफेंस होता है। हनी भी है वो जब स्टिंग करती है किसी पर्सन को तो आपका जो है वो एक एसिड इंजेक्ट करती है। अगर एसिड को इंजेक्ट किया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए, तो या तो आप उसको सोप से, शॉप के अंदर भी बेस होता है, या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से अगर आप रब करोगे तो वहाँ पेन जो हो रहा है, इरिटेशन जो हो रही है उसमें आपका जो है वो ठीक हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा उससे। तो हनी भी जो है वो उसके जो वो जब स्टिंग करती है तो एक आपका एसिड है। ऐसे जो वास्प है, येलो वास्प आपका जो है ततैया जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है, ततैया, ठीक है। ये हनी बी और ततैया आपने बहुत देखे होंगे, तो और बहुत बार इनसे पाला भी पड़ा होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टिंग उसने अपना जो है इंजेक्ट कर दिया, इट इंजेक्ट एसिड। जो हनी बी है वो एक इंसेक्ट को इंजेक्ट जो है एक एसिड इंजेक्ट करती है, ठीक है। एसिड इंजेक्ट करेगी तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस। और बेस किस में होता है? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में। ये सबके घर में मिल जाता है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा होगा, उसको वाटर में ऐड करोगे आप, सॉल्यूशन बनेगा। ये बेसिक होता है, यानी कि मीठा सोडा जो होता है उससे आप रब करोगे, या वाटर से जो है शॉप से आप रब करोगे, बेसिक होते हैं शॉप भी, उससे आपका जो है पेन रिलीफ होगा इससे। तो यहाँ हम कहेंगे bee sting leaves an acid which causes the pain and irritation. Use a mild base like baking soda on the stung area, give the relief, and stinging hair of nettle leaves inject the methanoic acid causes the burning pain. देखो, नेटल एक प्लांट होता है, नेटल लीफ जो है उसके अंदर जो है जो लीव्स होते हैं उसके अंदर स्टिंग्स होते हैं, ठीक है, हेयरी स्टिंग्स होते हैं। तो जब भी नेटल प्लांट को कोई टच करने की कोशिश करता है तो वो अपने जो है स्टिंग्स जो है मिथेनोइक एसिड, एक एसिड होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड उसको बोलते हैं, HCOOH, ये मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो ये उसको इंजेक्ट कर देता है नेटल प्लांट। तो इसका वही है, जब उसने मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट किया है तो या तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से रब करो तो वहाँ पे जो है पेन और इरिटेशन में रिलीफ आ जाएगा, या नेचर ने इतना अच्छा काम किया जहाँ पे उसने लगा है कि कहीं नुकसान पहुँचने वाला है तो उसने रिलीफ के लिए कुछ और भी दिया है। तो एक डोक प्लांट होता है, डोक प्लांट, ठीक है, और ये डोक प्लांट आपको वहीं मिलेगा नेटल प्लांट के आसपास में, ठीक है। तो डोक प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर नेटल प्लांट से स्टंग आपका हुआ है, स्टंग एरिया पे जो है उसने मिथेनोइक एसिड या एसिड को इंजेक्ट किया है, तो डोक प्लांट आसपास में कहीं होगा, उसके जो है लीव्स बेसिक नेचर के होते हैं, उनको अगर हम रब करते हैं तो पेन से रिलीफ मिलता है, ठीक है। ये नेचर की ही दी हुई चीज़ें होती है। नेक्स्ट हमारा है नेचर प्रोवाइड द न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। देखो अभी आ गया ना, तो nettle is a herbaceous plant which grow in the wild. Its leaves have the stinging hair which causes the painful sting. When the touch is accidentally, this is due to the methanoic acid secreted by them, and traditional remedies rubbing area with the leaf of the dock plant, which often grows beside the nettle plant in the wild. Can you guess the nature of the dock plant? So next time you know what to look out if you accident touched by a nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedy for such things? तो यहाँ पे आपका ये डॉग प्लांट है और ये बेसिक नेचर का है, क्योंकि आपका जो है नेटल प्लांट क्या दे रहा था, नेटल प्लांट इंजेक्ट, जो उसके स्टिंग्स हेयर हैं, हेयरी स्टिंग्स है, ठीक है, जो हेयरी स्टिंग है, स्टिंग्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। तो जब वो एसिड को मिथेनोइक एसिड, जब वो एसिड को इंजेक्ट कर रहा है तो डॉग प्लांट आपका क्या होगा, बेसिक नेचर का। तो ये हमें समझ आ गया, मिथेनोइक एसिड वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड, उसको बोल सकते हैं हम। केमिकल फॉर्मूला HCOH होता है और केमिकल नेम होता है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये सब आप आगे सीखोगे कैसे आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आपका वास्प का, हनी बी का तो हो गया था। वास्प, येलो वास्प जो होता है ततैया, ठीक है, जब ये इंजेक्ट करता है, इट इंजेक्ट बेस, ये बेस को इंजेक्ट करता है। तो आप ये कह सकते हो घर में विनेगर सॉल्यूशन, विनेगर तो होता है, विनेगर सॉल्यूशन जो है एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन है, विनेगर जो सॉल्यूशन होता है एसिटिक जो है फॉर्मिक एसिड को ही हम कह सकते हैं विनेगर,
माइल्ड बेस होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड लाइट एसिटिक एसिड बेस, तो विनेगर जो है वो आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नहीं सॉरी, एसिटिक एसिड, ये लाइट एसिड है या माइल्ड एसिड हम कह सकते हैं इसको। तो हम विनेगर सॉल्यूशन जो है, विनेगर सॉल्यूशन से रब कर सकते हैं। तो रब विद विनेगर सॉल्यूशन। अगर येलो वास्प ने स्टिंग, जहाँ स्टंग एरिया है, अगर येलो वास्प ने काटा है, स्टिंग किया है, तो वो आपका बेस इंजेक्ट करता है हमेशा। हनी बी के अपोजिट आप ध्यान रखोगे, बेस इंजेक्ट करता है। तो विनेगर सॉल्यूशन अगर घर में है तो विनेगर सॉल्यूशन या एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हम कहेंगे, उससे आप रब करोगे तो आपका जो है पेन इरिटेशन को रिलीफ मिलेगी। तो ये सारा आपको ध्यान आ गया होगा, समझ आ गया होगा। देन आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए कुछ दिया हुआ है, नेचुरल सोर्स विनेगर है, ठीक है। विनेगर जो है एसिटिक एसिड होता है। देखो विनेगर में है एसिटिक एसिड, फॉर्मूला होता है CH3COH, ठीक है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक्स, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, ऑरेंज है आपका, लेमन है, सिट्रस फ्रूट भी आप खट्टे फ्रूट वाले भी आप कह सकते हो, और जो लेमन वगैरह उसमें सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो सिट्रिक एसिड ये सब आपके जो है माइल्ड है। टेमरिंड, इमली जो है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, इमली है ये टेमरिंड। टोमेटो, इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड, सब माइल्ड एसिड है। सोर मिल्क, कर्ड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। आंट स्टिंग, जो चींटी होती है उसके स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड, वही आपका फॉर्मिक एसिड जो आपका नेटल प्लांट इंजेक्ट करा था। तो आंट अगर स्टिंग करती है तो भी आपका उसमें मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करती है। वहाँ पे भी हम अगर बेकिंग सोडा जो है सॉल्यूशन से रब करेंगे तो जो है पेन आपका खत्म हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा। ऐसे नेटल जो स्टिंग है वो भी आपका मिथेनोइक एसिड जो है इंजेक्ट करता है, तो वहाँ पे भी आप डोक प्लांट की लीव से रब करो या फिर आप उसको बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से रब करो। तो एसिड को बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा एंड आपका उसको रिलीफ होगा, उसमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B. You have two solutions A and B. The pH of the solution A is 6 and pH of the solution B is 8. तो हमें क्या समझ आ रहा है कि pH एक की तो जो है 6 है और एक की जो pH है वो 8 है। तो ये हमें समझ आ रहा है 6 वाला तो एसिडिक होगा, ये हमें पता ही है। 7 पे आपका क्या होता है, न्यूट्रल। और अगर 7 से ज़्यादा है 8 वाला तो बेसिक होगा। आगे क्या कहना चाह रहा है, विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो ज़्यादा उसी की होगी जहाँ पे एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब एसिडिक है, लेकिन पीएच उसकी कम होगी। तो पीएच इसकी कम है 6, लेकिन यहाँ पे है मोर H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH 6 में ज़्यादा होगी। एंड विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड बेसिक, तो वो हमने बता दिया। जो pH 8 है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी और वो बेसिक होगा। pH 6 में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वो आपका एसिडिक होगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपका जो है H+ आयन कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस पे क्या इफेक्ट डालेगी, तो हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अगर ज़्यादा है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज़्यादा है, तो वो आपका कोई सब्सटेंस अगर वो ऑलरेडी एसिडिक है, ठीक है, ऑलरेडी वो एसिडिक है और उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन हम ज़्यादा डाल रहे हैं, तो उसमें जो हम ये कहेंगे एक्सेस में H+ आयन कंसंट्रेशन हो गया, वो ज़्यादा एसिडिक हो गया। अगर वो बेसिक है और उसमें H+ आयन जो कंसंट्रेशन है वो हम ऐड कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि बेसिक में OH- आयन होता है और उसमें हम H+ आयन कंसंट्रेशन डाल रहे हैं, तो OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। H+ आयन कंसंट्रेशन की जो है कंसंट्रेशन वो बढ़ती चली जाएगी। तो हम ये कहेंगे किसी भी सब्सटेंस में अगर H+ आयन कंसंट्रेशन हम ऐड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक होता चला जाएगा, ठीक है। तो solution become more acidic, solution will be more acidic।
अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ती चल जाएगी तो सॉल्यूशन विल बी मोर एसिडिक। चाहे वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक में भी आप एसिडिक डाल रहे हो तो पहले न्यूट्रल करेगा और फिर एक्सेस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऐड करते जा रहे हो तो वो एसिडिक हो जाएगा। ऐसे अगर वो ऑलरेडी एसिडिक है और फिर उसमें आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन ही डालते जा रहे हो तो वो ज़्यादा एसिडिक होता चल जाएगा। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा एसिडिक होता चला जाएगा। Do basic solution also have the H plus ion aqueous ions? If yes, then why are these basic? देखो क्या होता है, ये वाटर है जैसे, इसमें आपका H प्लस आयन भी है एंड OH माइनस आयन भी है, सही है। ऐसे आपका NaOH है, इसमें आपका जो है, अब ये एक्वस मैंने इसको बना दिया, यानी कि मैंने इसमें ऐड किया वाटर। देखो अगर NaOH है उसकी पैलेट्स होती है, उसको हम डिजोल्व करेंगे, एक्वस बनाएंगे। आयन कब बनेंगे? जब वो एक्वस होगा, व्हेन डिजोल्व इन वाटर। एसिड हो या बेस है, जब वाटर में डिजोल्व होगा तभी तो H प्लस या OH माइनस आयन बनाएगा। तो आयन तभी बनेंगे तब वो वाटर में डिजोल्व होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें वाटर के अंदर दो आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। और इसके खुद के जो आयन है वो Na प्लस एंड OH माइनस। तो हम ये कह सकते हैं आपका जो बेस है उसमें H प्लस आयन प्रेजेंट तो है। जब आपका NaOH है, NaOH एक्वस है, उसमें H प्लस है ऑलरेडी, ठीक है। H प्लस आयन है बट वो इन लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन देन OH माइनस आयन, ठीक है। यानी कि जो बेस होते हैं उनके अंदर, बेस में H प्लस आयन कहाँ से आ गया? क्योंकि जो बेस होते हैं उनको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, और वाटर में H प्लस आयन प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, क्योंकि वाटर में H प्लस OH माइनस आयन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, तो H प्लस तो होता ही है। जैसे आप बेस को डिजोल्व करेंगे तो H प्लस प्रेजेंट, यानी कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है H प्लस आयन, बट बेस था उसको डिजोल्व किया तो वो आपका जो है H2O से भी OH माइनस आयन आ गया और जो बेस है उसका भी OH माइनस आयन था। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन H प्लस आयन प्रेजेंट है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन लेस है, किससे? OH माइनस आयन से। तो हम यह कहेंगे कि बेस के अंदर H प्लस आयन एक्वस होता है प्रेजेंट, बट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज लेस देन दैट ऑफ द OH माइनस आयन, इसीलिए उनको हम बेसिक कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए NaOH में ये देखो Na प्लस एंड OH माइनस, तो OH माइनस एक तो ये बन गया, और यहाँ देखिए एक OH आपका आया वाटर से और एक H प्लस, तो यहाँ पे OH आपके दो हो गए लेकिन H आपका एक है। तो हम कहेंगे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बेस में ज़्यादा होती है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता ज़रूर है बट कम होता है, ठीक है, इसीलिए वो बेसिक कहलाते हैं। और HCl में देखो, आप देखोगे तो HCl जो है, जैसे हमने HCl देखा तो इसमें H प्लस एंड Cl माइनस, और इसको मैंने एक्वस किया तो H2O मैंने ऐड किया इसमें, तो एक H प्लस आया एक OH माइनस आया। तो अब यहाँ पे OH एक है, यहाँ पे एक H प्लस आया वाटर से, एक H प्लस आया एसिड से, तो अब H प्लस दो हो गए, OH माइनस आयन एक है। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो यहाँ पे HCl के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे? OH माइनस आयन से, इसलिए एसिडिक कहला रहा है। बेस के अंदर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे? H प्लस से, इसलिए वो बेस कहला रहा है। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड? क्विक लाइम होता है CaO, स्लैक्ट लाइम CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड चाक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो आप अगर ये सब चीज़ वो ऐड कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी के सभी बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि कैल्शियम आपका मेटल है, मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्लैक्ट लाइम, एंड कैल्शियम कार्बोनेट चौक में प्रेजेंट होता है, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे बेसिक नेचर के हैं। इट मीन्स जो फार्मर है उसकी सॉइल कैसी है? एसिडिक नेचर की। अगर वो ये सब ऐड कर रहा है इट मीन्स उसकी सॉइल एसिडिक है, और बेस ऐड होने से एक्सेस में जो एसिड है उससे न्यूट्रलाइज होके आपका जो सॉइल की pH है वो 6 to 7 की रेंज में, न्यूट्रल की रेंज में आ जाएगी, एंड आइडियल pH उसकी हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि उसकी जो है सॉइल की जो pH है वो कैसी है? सॉइल pH इज एसिडिक, एसिडिक है, इसीलिए वो ऐड करेगा बेसिक सब्सटेंस, ऐड बेसिक सब्सटेंस। और बेसिक सब्सटेंस कौन से हैं? बेसिक सब्सटेंस है आपके कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो ये आपका जो है सारे क्वेश्चंस भी हो गए। ठीक है, आई थिंक आपको जो है समझ आ गया होगा। पीएच कंप्लीट, पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कलर चार्ट एंड कुछ क्वेश्चंस हमने इंडेक्स कर लिए हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा उसमें हम आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने का सोचेंगे, या फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर में होगा या फिर 1 लेक्चर में, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।